नमस्कार। मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे फ्रॉम पुणे। एमडी इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड एमडी इन आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी। आज का जो वीडियो है उसका टाइटल है नपुंसकता मतलब नामर्दांगी क्यों आती है, उसके क्यों होती है। रादर इंटरनल हमारी जो विकृति हो जाती है शरीर में, पैथोलॉजी के बारे में हम जान लेने की कोशिश करेंगे। ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन नपुंसकता के बारे में एक सीरीज, ये सीरीज का एक चौथा वीडियो है। आप ये पूरी की पूरी सीरीज देखने की कोशिश कीजिए। चालू करते हैं आज का वीडियो। नपुंसकता के बारे में क्या पैथोलॉजी, क्या विकृति होती है। सामान्य स्तंभन के फंक्शन को, जो सामान्य रूप से इरेक्शन होना चाहिए, जो पूरी प्रणाली होती है उसकी जो एक्टिविटी होती है फिजियोलॉजिकल, उससे जुड़े किसी समस्या द्वारा ये नॉर्मल फंक्शनिंग प्रभावित किया जा सकता है। नॉर्मल जो है, प्राकृत जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। क्यों डिस्टर्ब हो जाता है? तो पहला प्रॉब्लम आ सकता है, मतलब पहला प्रॉब्लम इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में, नपुंसकता में है कि रक्त धारा मतलब खून का बहाव जो है, ब्लड सर्कुलेशन जो है वो डिफेक्टिव बन जाता है। ठीक है, तो ये पहली वाली बात, हमें ढूंढना पड़ता है कि ये रक्त का खून मतलब खून का जो बहाव है, ब्लड सर्कुलेशन है, वो ठीक है या कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो डिस्टर्ब हो गया है। दूसरा प्रॉब्लम है नर्व्स के बारे में। ब्रेन से जो नर्व्स आती हैं, तंत्रिका आपूर्ति, नर्व सप्लाई प्रॉपर है या नहीं है। क्योंकि ये सब जो इरेक्शन है उसमें दो तीन चीजें एक मिलजुल कर काम करती है। ब्लड सर्कुलेशन काम करता है, नर्व का स्टिमुलेशन होना चाहिए, और तीसरी बात आती है हॉर्मोन्स की। जैसे कि टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है पुरुष शरीर में, उसका प्रमाण प्राकृत से बहुत कम हो गया तो भी ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की शिकायत आ सकती है। तो आज को आपको मालूम पड़ना ही चाहिए कि तीन चीजें आपको देखनी चाहिए। कौन सा प्रॉब्लम है, एग्जैक्टली वेयर इज द प्रॉब्लम, कहां पर विकृति हो गई है, और उसके अनुसार आपको ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी। नपुंसकता के संभावित कारण भी हम चर्चा में लाएंगे। इसमें भावनात्मक, एक साइकोलॉजिकल तो डेफिनेटली देयर इज इंपॉर्टेंट रोल, और शारीरिक, फिजिकल एंड मेंटल, दोनों तरीके से हम देखते हैं कि इसका मूल कारण कहां पर है। अधिकांश स्तंभन दोष वाहिकाओं मतलब ब्लड वेसल्स में, न्यूरोलॉजिकल ब्रेन एंड नसा जो नर्व्स है, साइकोलॉजिकल एंड हार्मोन संबंधी विकारों से संबंधित होता है ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। ड्रग्स आदि का इस्तेमाल करना भी इसका एक नपुंसकता का कारण हो सकता है। पहले बात देखते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम क्यों आती है। परिचरण संबंधी समस्याएं। स्तंभन तब होता है, इरेक्शन कब होता है हमारे अवयव में, पुरुष अवयव में इरेक्शन कब आ जाता है? जब लिंग में खून भर जाता है। ध्यान से सुनिए, जो हमारी लिंग की ताठरता है वो कुछ हड्डी की वजह से नहीं है। हड्डी की वजह से नहीं, देयर इज नॉट ए सिंगल बोन, बट इट इज बिकॉज ऑफ द एनगॉर्मेंट ऑफ द ब्लड। वहां पर ज्यादा से ज्यादा जो खून है, रक्त है हमारा, वो संचित हो जाता है अराउंड द लिंग, अराउंड द पेनिस। इसके द्वारा उसकी ताठरता आ जाती है। खून भरने के बाद लिंग के आधार में लगी जो वाल्व्स होती हैं, वेनस वाल्व, वो बंद हो जाती है, और जिसके कारण खून जो लिंग के आसपास रुक जाता है। जो खून जो है ना, एक्चुअली इट इज अ सर्कुलेशन, शुद्ध रक्त आ जाएगा और अशुद्ध रक्त निकल जाएगा। तो ये करते समय, ये सर्कुलेशन के समय बीच में कुछ इरेक्शन के समय वो पूरा का पूरा जो रक्त प्रवाह है उधर ही संचित हो जाने से वो ताठरता बनी रहती है। फिलहाल कई कबार ये नपुंसकता का सामान्य कारण जब कह रहे हैं, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉब्लम इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें दिक्कत है क्या, ये हमें देखना पड़ता है डॉक्टर लोगों को। जैसे कि डायबिटीज पेशेंट हो तो उसका भी, इफ योर ब्लड शुगर, आपकी जो रक्त शर्करा है वो कंट्रोल में नहीं है, कंट्रोल में हो तो कुछ प्रॉब्लम कम हो सकते हैं, फिर ज्यादा कंट्रोल में नहीं है तो उसको दो प्रॉब्लम्स आ सकती है। डायबिटिक मधुमेही रुग्ण के वेसल्स खराब हो जाते हैं, जिसको फ्रजाइल बोलते हैं, और दूसरी बात आती है कि उनकी नर्व्स खराब हो जाती है, जिसको बोलते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी, डायबिटिक एंजियोपैथी। ध्यान से सुनिए, जब आपको डायबिटीज है और ब्लड शुगर कंट्रोल में नहीं है तो आपकी वेसल्स खराब हो जाएगी और नसें भी खराब हो जाएगी। उसको डायबिटिक न्यूरोपैथी एंड डायबिटिक एंजियोपैथी कहते हैं, वो हमें ढूंढ लेना पड़ता है। उसके साथ साथ हाई ब्लड प्रेशर, जिन लोगों को बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर है उनको ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आ सकता है, वेजल्स आर कॉन्स्ट्रिक्टेड। उसके बाद कोलेस्टेरॉल, ये लिपिड जो है, बैड कोलेस्टेरॉल, वो वेसल्स में ब्लॉक कर देता है। तो उस ब्लॉक होने के कारण वो रक्त प्रवाह जो है सुरक्षित ढंग से नहीं हो पाता।
उसके साथ साथ एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, मतलब धमनियों का अकड़ना, यह भी एक महत्वपूर्ण कारण है। ओल्ड एज में तो पहले आर्टेरियोस्क्लेरोसिस होता है, उसके बाद एक कोलेस्टेरॉल जमा होने के बाद एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है। एक तरीके का आयुर्वेद में स्रोतोरोध कहा जाता है, इट्स लाइक ऑब्स्ट्रक्शन, सो ब्लड सर्कुलेशन जो है, रक्त का संचार वो कुंठित हो जाता है। यदि ये रोग लिंग स्तंभन की इस प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर रहे हैं तो आपको नपुंसकता आ सकती है। ऐसी परिसंचरण समस्याएं नपुंसकता के लिए नंबर 1 का कारण हो सकती है। अक्सर उल्टा होता है, मतलब स्तंभन दोष, जब पेशेंट हमारे पास आते हैं, डॉक्टर हमारे साक्षरता नहीं आ रही है, लिंग खड़ा नहीं हो रहा है, तो हम सोचते हैं कि इस व्यक्ति को पहले से कुछ बीमारी नहीं है, तो हम जांच करवाते हैं। हम बोलते कि नहीं भैया, ये हो सकता है डायबिटीज की वजह से, नहीं भैया ये ब्लड प्रेशर की वजह से हो सकता है, नहीं भैया ये कोलेस्टेरॉल की वजह से हो सकता है। तो उसका मूल कारण, रूट कॉज ढूंढने को हम हमेशा कोशिश करते हैं। तो इससे अक्सर स्तंभन दोष को कार्डियोवैस्कुलर रोगों का पहला ध्यान देने योग्य लक्षण माना जाता है। मतलब इम्पोर्टेंसी में इंडिकेट योर हार्ट प्रॉब्लम, impotency may indicate your vascular problem, vessel problems, impotency may indicate your neurological problem। तो आपको वो ढूंढने में आसानी हो सकती है। सो इम्पोर्टेंसी के लिए आते हैं, फिर निकल आता है अलग ही आपके शरीर में एक शारीरिक विकृति हमें दिखाई देती है, ठीक है। दूसरा कारण, नर्व इंजुरी प्रॉब्लम। जब नस, उस उधर की जो नस है वो उसको ठेच पहुंचती है, कुछ दुखापत हो जाती है, तो भी प्रॉब्लम आ सकते हैं, जैसे कि सर्जिकल इंटरवेंशन। पेल्विस जो पार्ट है शरीर का, उसमें सर्जरी हो गया हो, या विशेष रूप से प्रोस्टेट कैंसर के लिए प्रोस्टेट की सर्जरी करने के टाइम, बाय चांस, इज नॉट एट ऑल द टाइम, बट बाय चांस एट ड्यूरिंग सम सर्जरीज देयर मे बी प्रॉब्लम इज लाइक ए नर्व ट्रॉमा। नसा क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, नर्व को इंजुरी हो जाती है, और जिसके द्वारा स्तंभन प्राप्त करने और बनाए रखने में जो, मतलब जो नसों की आवश्यकता है, वो इंजर्ड होने के कारण वो आपको नपुंसकता आ सकती है। दैट इज कॉल्ड एज अ नर्व इंजुरी प्रॉब्लम। ओके, बट ये इज नॉट ए कॉमन इन ऑल सर्जरीज, कई कबार एक्सीडेंटली ये हो सकता है, ठीक है। रीढ़ की हड्डी या पेल्विक में चोट लगना, इनमें चोट लगने से स्तंभन को उत्तेजित करने वाली नस कट सकती है। सो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ ट्रॉमेटिक नर्व इंजुरी। आघात के कारण, अपघात के कारण आपकी कुछ नसें टूट गई तो उसको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की शिकायत हो सकती है। तीसरा महत्वपूर्ण कारण, हार्मोनल प्रॉब्लम्स, लाइक फॉर एग्जांपल टेस्टिक्युलर फेल्यूर। हमारे जो टेस्टिस है, वो जब हम किशोरावस्था से एडोलेसेंट एज में आ जाते हैं, तो उसमें कुछ टेस्टोस्टेरोन की वजह से सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स आनी चाहिए। तो वो टेस्टोस्टेरोन कमी है, या कुछ बचपन में टेस्टिकल्स से कुछ प्रॉब्लम हो गया हो, तो वो अपनी अपनी टेस्टोस्टेरोन की निर्मिति का काम अच्छी तरह से नहीं कर पाता। और एक बात है, टेस्टिस को प्रेरणा मिलती है हमारी मेंदु में जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, उसके द्वारा कुछ स्राव सिक्रिट हो जाते हैं। तो उसमें पिट्यूटरी ग्रंथि संबंधी कुछ समस्या है, तो भी उसका असर टेस्टिकल्स में पड़ता है, और अंडकोश, अंड का असर हमारी नपुंसकता, टेस्टोस्टेरोन के कारण नपुंसकता आ सकती है। या अन्य कुछ प्रकार की दवा सेवन करने से, कुछ ऐसी दवा है कि जिससे द्वारा टेस्टोस्टेरोन का प्रमाण, पुरुष सेक्स हार्मोन में कमी आ सकती है। वो ढूंढना पड़ेगा कि आप कुछ मेडिसिन ले रहे हैं और उस मेडिसिन का साइड इफेक्ट ये टेस्टोस्टेरोन की कमी है या नहीं है, ठीक है। फोर्थ इज अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, डिप्रेशन हो सकता है। यह नपुंसकता का एक सामान्य कारण है, वेरी कॉमन कॉज ऑफ इम्पोर्टेंसी। डिप्रेशन एक मानसिक शारीरिक डिसऑर्डर है, साथ ही साथ वो साइकोलॉजिकल ज्यादा उसका असर हो सकता है। डिप्रेशन के शारीरिक प्रभाव भी हो सकते हैं, मतलब ऑल्दो इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द माइंड, इट ऑल्सो अफेक्ट्स द बॉडी। दैट इज कॉल्ड एज अ साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम। हाँ, साइकोसोमैटिक, साइको का मतलब मेंटल और सोमा का मतलब शारीर। सो मन और शरीर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, तो एक का असर दूसरे के ऊपर हो जाता है। अगर आप यौन स्थितियों में असहज, मतलब अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, तो उसका 100% असर शारीरिक स्तर पर भी पड़ सकता है। अगला कारण, नपुंसकता का सामान्य कारण, शराब की लत।
अल्कोहल या ड्रग एडिक्शन, लंबे समय से शराब की लत लगी होना नपुंसकता को विकसित कर सकता है। क्यों? भले ही सेक्स करते समय खून में बिल्कुल अल्कोहल ना हो, एक ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग है, गलत फहमी है कि सर आज हमने जब किया था तो आज तो मैंने शराब नहीं पी थी। भैया ऐसा नहीं है। मतलब एक्स करते समय आपने शराब लेना या ये बात अलग है। फिर आप पूरे महीनों से या सालों से आप अल्कोहल एडिक्ट है, तो उसका असर धीरे धीरे अपने मेंदू के ऊपर, अपनी नसों के ऊपर, अपने वेसल्स के ऊपर जरूर पड़ जाता है। अगला एक अलग ही रेयर डिसीज है, फिर उसको पेरोनी रोग कहते हैं। लिंग के अंदर निशान वाले उतक मतलब स्कार टिश्यू विकसित होना, इसके कारण लिंग में प्रॉब्लम आता है और नपुंसकता का वो भी एक कारण बन जाता है। दिस इज कॉल्ड एज अ पेरोनीज डिसीज, इज अ नॉन कैंसरस कंडीशन रिजल्टिंग फ्रॉम, कैसे होता है वो, फाइब्रस स्कार टिश्यू। ये जो फाइब्रस है ना, वो नॉन इलास्टिक है, दैट डेवलप्स ऑन द पेनिस एंड कॉज ए कर्ड एंड पेनफुल इरेक्शन। CURVED, टेढ़ा हो जाता है और पेनफुल भी हो जाता है जब ताठरता आती है तब। अगला महत्वपूर्ण कारण है धूम्रपान, स्मोकिंग। सिगरेट आदि पीने से रक्त वाहिनी जो होती है ना, वेसल्स, वो संकुचित हो जाते हैं, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द ब्लड वेसल्स, जिससे क्या हो जाता है, लिंग में खून का बहाव कम हो सकता है और इस कारण आपको पोटेंसी आ जाती है। अगला एक बात है कि प्रदर्शन की चिंता, उसको बोलते हैं परफॉर्मेंस एंजाइटी। वो ज्यादातर तरुण व्यक्ति में, न्यूली मैरिड कपल में, पुरुष में ये पहले ही रात को हो सकता है, जिसको परफॉर्मेंस एंजाइटी बोलते हैं। उसके ऊपर अलग वीडियो में बनाऊंगा। फिलहाल यहाँ एक सोचिए कि नपुंसकता का एक टेम्पररी, इट्स नॉट ए परमानेंट टाइप ऑफ द इरेक्टाइल प्रॉब्लम, इट्स ए वेरी टेम्पररी फेनोमेना। संभोग के दौरान अच्छा प्रदर्शन करने आदि को लेकर चिंतित होने के कारण अधिकांश पुरुषों में कुछ बिंदुओं पर स्तंभन दोष की समस्या हो सकती है, एट ए वेरी टिपिकल पॉइंट ऑफ दैट इंसिडेंस। अगर ऐसा अक्सर हो रहा हो तो एक्स की प्रत्याक्षा मतलब पूर्वानुमान तंत्रिका प्रतिक्रियाओं को ट्रिगर करती है और स्तंभन नहीं हो पाता। मतलब इफ इट इज अ रिपीटेड हैपनिंग, द पर्सन गेट्स ट्रैप्ड इन विशियस साइकिल, दुष्ट चक्र में वो फंस जाता है। ये सारी प्रक्रिया दोषपूर्ण चक्र या विशियस साइकिल के रूप में काम करने लगती है। अगला एक कारण ऐसे कि स्थितिगत साइकोलॉजिकल समस्याएं। ऐसी समस्या कुछ लोगों को कुछ विशेष स्थितियों या कुछ लोगों के साथ ही होती है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। मतलब रिश्तों में परेशानियां होने के कारण कुछ पुरुष अपने साथी के साथ पूरी तरह से स्तंभन प्राप्त नहीं कर पाते, लेकिन किसी और के साथ स्तंभन की समस्या उनको नहीं होती, तो उसको बोलते हैं स्थितिगत साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, सर्कमस्टेंशियल साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। ओके, और आगे चलते हैं। कैंसर एक महत्वपूर्ण कारण है। कैंसर क्या करता है, जब भी प्रोस्टेट हो या अलग कुछ पेल्विक रीजन का कुछ ट्यूमर हो, तो क्या करता है वो कैंसर जो, या मेंदू में हो, उसका असर पिट्यूटरी ग्लैंड पर ऊपर हो जाता है, वो प्रेस करता है, नसों को दबा देता है। कैंसर की ट्यूमर जो होते हैं वो नसा, कई कबार वेसल्स जो होते हैं उसके ऊपर भी वो प्रभाव डालते हैं, मतलब प्रेशर देते हैं। तो उससे क्या हो जाएगा, वो उसके नॉर्मल फंक्शंस जो है नर्व्स या वेसल्स के, वो हो नहीं पाते और स्तंभन प्रक्रिया में प्रॉब्लम आ जाते हैं। दवा, कुछ मेडिसिन भी हैं ऐसा, एलोपैथिक कुछ मेडिसिन ऐसी है कि जो अक्सर तो सामान्य लोग के लिए अच्छे, ठीक है, फिर कई कबार उसके साइड इफेक्ट्स के द्वारा ये नपुंसकता आ सकती है। जैसे कि कई लोग एंटी कैंसर जो मेडिकेशन लेते हैं, कैंसर विरोधी दवाएं, उनका भी एक साइड इफेक्ट होता है कि उससे इम्पोर्टेंसी आ सकती है, आ सकती है, हमेशा आती नहीं। एंटी डिप्रेशंस, कई ऐसी मेडिसिन है, जैसे सिटेलोप्राम, सिटेलोप्राम नाम की एक है, और ये सर्ट्रेलिन नाम की एक दवा है, या एमिट्रिप्टाइलिन नाम की एक दवा है। ये सब मेडिसिन की नाम है। तो आपको डॉक्टर को बताना पड़ेगा, डॉक्टर ये मैं अभी मेडिसिन ले रहा हूं, तो डॉक्टर चेक करेंगे कि आपकी ये मेडिसिन से ये इंपोर्टेंसी का साइड इफेक्ट या कॉम्प्लिकेशन कुछ है या नहीं है, वो आपको 100% बताएंगे। कोकेन, हीरोइन, गांजा, ये जो नशीले करने वाले जो पदार्थ है, उसके द्वारा भी 100% नपुंसकता आ सकती है। इस्ट्रोजन ज्यादा आप ले रहे हैं, पुरुष हो, उस वो भी इस्ट्रोजन कुछ ना कुछ कारण की वजह से ले रहे हैं, तो वो भी दिक्कत पैदा कर सकते हैं हमारी अवयव की ताठरता में। नशीले पदार्थ, ओपोइड्स, डायूरेटिक्स,
दिस इज वेरी कॉमन। जब सूजन आ जाती है, हार्ट की बीमारी है, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर के पेशेंट्स है, वो तो हमेशा डायूरेटिक्स लेते हैं। तो उसमें स्पाइरोनोलैक्टोन और क्लोरथेरिडोन नाम की जो दवा है, जो मूत्रल है, मतलब मूत्र बढ़ाती है, वो नॉर्मली तो ठीक ठाक है, फिर कई जन में, कई पेशेंट्स में उससे के द्वारा नपुंसकता आ सकती है। चिंता निवारक दवा, एंटी डिप्रेसेंट जो है, और सेडेटिव जैसे डायजिपाम नाम की एक गोली है, वो सेडेटिव है, नींद आती है उससे, उसकी दवा का एक साइड इफेक्ट है कि उससे द्वारा नपुंसकता आ सकती है। नपुंसकता, इसमें जो अभी अभी कारण बताया मैंने, 10-11 कारण बताए, कुछ कारकों या किसी एक के कारण, मतलब 2 कारण हो सकते हैं, 3 कारण हो सकते हैं, सभी कारण हो सकते हैं। यही कारण है कि आपने चिकित्सक की सहायता लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके द्वारा डॉक्टर क्या करेंगे, अंतर्निहित चिकित्सा स्थिति का पता कर सके या उसका इलाज कर सके। सो द डॉक्टर कैन फाइंड आउट द रूट कॉज, एंड ट्रीटमेंट ऑफ द रूट कॉज इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। नपुंसकता को विकसित करने वाले रिस्क फैक्टर्स कौन से हैं, आप इससे बचे, उसके द्वारा आपको फायदा मिल जाएगा। आपको कभी भी नपुंसकता की शिकायत होने की संभावना बहुत ही कम रहेगी। फिलहाल ये 8-9 प्रॉब्लम आपके हैं, तो आपको नपुंसकता डेफिनेटली वन और द अदर डे, एक ना एक दिन आपको नपुंसकता का सामना करना पड़ेगा। सो बी केयरफुल, दिस इज लाइक अ रेड लाइट। ओके, मोटापा हो तो कम करना चाहिए। ओबेसिटी इज नॉट एट ऑल गुड फॉर द एक्चुअल एक्टिविटी। धूम्रपान करना ये भी गलत चीज है, वैजो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर का भी प्रॉब्लम हो सकता है। खून में कोलेस्टेरॉल का उच्च स्तर 200 मिलीग्राम से ज्यादा होना, बैड कोलेस्टेरॉल ज्यादा होना। व्यायाम में कमी, आपका लाइफ जो है सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, बैठे बैठे का व्यवसाय नहीं चलेगा भैया। डायबिटीज है, मधुमेह, और वो भी अनकंट्रोल्ड शुगर है, आपकी हमेशा शुगर अबाउट 200 मिलीग्राम परसेंट होती है, नहीं चलेगा। मेटाबॉलिक सिंड्रोम है आपको, हाँ, तंबाकू का आप इस्तेमाल करते हैं, तो यू मे गेट वन और द अदर डे दिस पर्टिकुलर ईडी प्रॉब्लम। सो मेरे प्यारे दोस्तों, ये था आज का इरेक्टाइल डिस्फंक्शन सीरीज का अगला वीडियो। मिलते हैं ऐसी उपयुक्त अगले वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहे और खुश रहे। धन्यवाद।